तो चलिए आज की क्लास में हम लोग टाइड्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइड्स और कोरल रीफ्स के बारे में, या फिर कोरल ब्लीचिंग के बारे में पढ़ेंगे, है ना। हमने अपनी पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, एल नीनो और ओशियनिक करंट्स पढ़ा था, ठीक है। तो एल नीनो को चाहे तो हम लोग एक बार रिवाइज कर सकते हैं, बट उसको हम लोग लगभग क्लास के अंत में करेंगे, ठीक है। तो रिवीजन का पार्ट अब हम लोग क्लास के बाद करेंगे, लगभग क्लास के बाद वाले सेक्शन में करेंगे। अभी हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। जो आज का टॉपिक है वो है ज्वार भाटा या टाइड्स, है ना। महासागरीय, हमने महासागरीय जलधाराओं में पढ़ा था कि जो महासागरीय जल है वो क्षैतिज रूप से जब संचलन करता है, जब हॉरिजॉन्टली मूव करेगा तो उसको क्या बोलते हैं, महासागरीय जलधारा बनेगी, ठीक है। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि जो महासागरों का जल है वो वर्टिकली भी मूव करता है ना, वर्टिकली भी उसका मूवमेंट होता है। तो जो वर्टिकली मूवमेंट होता है, जो ऊर्ध्वाधर तरीके से मूवमेंट होता है, उसे ज्वार भाटा कहेंगे, ठीक है। जो ऊर्ध्वाधर तरीके से संचलन होता है महासागरीय जल का, उसे ज्वार भाटा कहते हैं, है ना। तो ज्वार भाटा समझिएगा, इसमें तो बहुत साइंस नहीं है, कितना समझ में है फिलहाल। देखिए जो टाइड्स होता है, ज्वार भाटा होता है, वो सूर्य और चंद्रमा की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है ना, उसके कारण उत्पन्न होता है। ज्वार भाटा का मतलब जानते हैं, ज्वार भाटा जो है वो महासागरीय जल का अपने तल से नियमित रूप से ऊपर उठने की प्रक्रिया को ज्वार बोलते हैं, और नियमित रूप से उसको जल स्तर से नीचे जाने की प्रक्रिया को भाटा कहते हैं, है ना। नियमित रूप से, ऐसा नहीं कि अचानक एक बार हुआ फिर उसके बाद नहीं हुआ तो उसको सुनामी बोला जाएगा, है ना। लेकिन अगर नियमित रूप से दिन में 2 बार 3 बार अगर इस तरह से प्रक्रिया हो रही है तो उसे ज्वार भाटा कहते हैं। यह एक नियमित प्रक्रिया है, रेगुलर है ना, कंटिन्यूअसली ये होता रहता है, ठीक है। तो इसे ज्वार भाटा कहते हैं, ठीक। देखिए सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो महासागरीय जल है वो नियमित रूप से अपने तल से ऊपर उठने और नियमित रूप से अपने तल से नीचे गिरने की प्रक्रिया को ज्वार भाटा बोलते हैं, है ना, ज्वार भाटा बोलते हैं। यहां पर देखिए हम लोग थोड़ा सा ड्रॉ भी कर लेते हैं समझने के लिए। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये सन है ना, ये सन है और ये मून है, ठीक, और ये अर्थ है। बिगर तो ये है, लेकिन सबसे दूर स्थित है, ये पृथ्वी के सबसे नजदीक है, कौन सा, मून, ठीक है। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के सबसे नजदीक है और सूर्य जो है सबसे दूर है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसका साइज इतना ही है, बट समझाने के लिए होता क्या है कि सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो है ये यहां महासागरों पर, ये महासागरीय स्थल, महासागरों में जो जल है ना वो ऐसे ही, ठीक है, ऊपर की ओर, मतलब जिस तरफ सूर्य और चंद्रमा है उस तरफ एक बार बढ़ेगा, ठीक है। और इसके जस्ट अपोजिट में भी सेम प्रक्रिया होगी, है ना, सेम प्रक्रिया होती है। इसको क्या बोलते हैं, ये देखिएगा, ये सूर्य और चंद्रमा जब एक सीध में आएंगे तो जो ज्वार होगी ना, ज्वार में जो लहरें होंगी उनकी लंबाई सबसे ज्यादा हो जाएगी, है ना, समझ रहे हैं। सूर्य और चंद्रमा की जब सम्मिलित रूप से ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा तो जो महासागरीय जल है वो उस पर ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और ये ज्यादा दूरी तक, मतलब ज्यादा बड़ी लहरें आएंगी, है ना। इसको क्या बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं बृहद ज्वार, है ना। अभी हम लोग इसको और भी देखेंगे, समझेंगे। और इसके, है ना, बृहद ज्वार कब होता है, जब सूर्य और चंद्रमा की सम्मिलित शक्ति जो है वो काम करती है और उससे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उससे जो ज्वार भाटा उत्पन्न होता है उसे बृहद ज्वार बोलते हैं। क्लियर है। एक बात और कि सूर्य और चंद्रमा के सामने, मतलब अर्थ का जो फेस है ना, वहां का जो जल है जब ऊपर की ओर आएगा, ज्वार आएगा, तो इसको जो सामने है ना उसको
प्रत्यक्ष ज्वार बोलते हैं ना, प्रत्यक्ष ज्वार बोला जाएगा, प्रत्यक्ष ज्वार। और जो इसकी जस्ट अपोजिट में आएगा ना, सेम जस्ट अपोजिट में, अर्थ का ये फ्रंट फेस है तो ये बैक फेस है, ठीक है। यहां पर क्या होगा, इसे अप्रत्यक्ष ज्वार बोला जाएगा, इसे अप्रत्यक्ष ज्वार बोलते हैं। क्लियर है। हमने यहां पर बात की बृहद ज्वार की, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की, और प्रत्यक्ष ज्वार और अप्रत्यक्ष ज्वार की बात की। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो मैं तो यहां बात कर रहा हूं कि जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उस ओर जल बढ़ जाता है, ठीक है, मून एंड सन के सम्मिलित जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। बट इधर कैसे ज्वार आ रहा है, इसके जस्ट अपोजिट में कैसे? तो ये समझिएगा कि ये जो फ्रंट है ना, यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है और यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब उनकी बल लगेगा, इसके जस्ट सॉरी आप केंद्रीय बल लगेगा, इसके जस्ट अपोजिट में, है ना, इसके जस्ट अपोजिट में लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना, इसके जस्ट अपोजिट में लगेगा। जितना जल इस तरफ बढ़ेगा उतना ही जल लगभग इसके पीछे ही बढ़ेगा, और इसको, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको भी, इसको अप्रत्यक्ष ज्वार बोलते हैं और इसको प्रत्यक्ष ज्वार बोला जाएगा। क्लियर है इतना पॉइंट। अब आइए देखते हैं आगे। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर क्या लिखा है कि ये मून है, ये सन है ना, ये सन है और मून ये सन है, ये मून है और ये अर्थ रहा। अर्थ पे देखिएगा तो जो मून और सन के सामने, चंद्रमा और सूर्य के सामने वाला जो फेस है, वहां पर देखेंगे तो ज्वार जो है ना, ये देखिए सबसे ज्यादा हो जा रहा है ना, इसकी लंबाई। इसको हाई टाइड बोलते हैं, हाई टाइड, ठीक है, हाई टाइड बोलेंगे। और यहां पर देखिए इसके 90 डिग्री पर देखेंगे तो लो टाइड आएगा, ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पर ना तो सूर्य है और ना ही चंद्रमा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर लग नहीं रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, लाइट जो टाइड है वो काफी लो होगा, है ना। इसके जस्ट अपोजिट में देखेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो है इधर भी जल जो है, इधर भी जल स्तर बढ़ेगा, है ना, इधर भी जल स्तर बढ़ जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, इधर भी हाई टाइड, ठीक है, इधर भी हाई टाइड आएगा, इधर भी हाई टाइड आएगा, ये लो टाइड हो जाएगा, इधर भी लो टाइड, ठीक। हिंदी में इसको बृहद ज्वार, ठीक है, बृहद ज्वार, और ये लो टाइड को बोलते हैं लघु ज्वार, है ना, लघु ज्वार। समझ गए। अब मैं जब भी कहीं डिस्कस करूँ ना कि हाई टाइड क्या है और लो टाइड, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि लो टाइड वो जगह होगा जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा होगा, मतलब मून और जो सन है उनकी सेम एक लाइन में नहीं होंगे, एक सीध में नहीं होंगे, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, तो वहां पे लो टाइड बनेगा, ठीक है। ये देखिए, अब चूंकि आपको पता है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है, ठीक है, और जो मून है, चंद्रमा है, वो पृथ्वी का उपग्रह है, तो पृथ्वी का चक्कर लगाएगा वो, ठीक है, पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। तो यहां पर ये बात समझिए कि अगर मान लीजिए ये फ्रंट फेस रहा, ठीक है, ये चूंकि फ्रंट फेस है ना, मून है यहां पर, ठीक। तो अगर ये मून जब रोटेट करके ऐसे घूम करके इस जगह पर आएगा, ठीक है, इस जगह पर आएगा, तो यहां पर से इसको आने में इतना कितना समय लगेगा, लगना कितना चाहिए। अगर ये मून मूव ना कर रहा होता, या फिर कहें कि अर्थ मूव ना कर रहा होता, तो क्या कितना टाइम लगता, तो 12 घंटे लगते, क्योंकि एक रोटेशन जो है वो 24 घंटे का है, तो 12 घंटे लगेंगे, ठीक है, 12 घंटे। बट चूंकि जो ना तो पृथ्वी अपनी जगह पर रुकी है और ना ही चंद्रमा अपनी जगह पर रुका हुआ है, तो क्या होगा कि जस्ट अपोजिट में जहां पर भी
ये फ्रंट है, ये फ्रंट हुआ, ठीक। तो इसके जस्ट अपोजिट में जो मून की वजह से जो हाई टाइड आएगा वो कितने टाइम बाद आएगा, मतलब यहां पे यहां तक आने में चंद्रमा जो है वो 26 मिनट आगे बढ़ चुका होगा, ठीक है, लगभग 26 मिनट। तो सेम पॉइंट पर फिर से एक प्रत्यक्ष ज्वार आने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि बैक में अगर 12 घंटा तो लगेगा प्लस 26 मिनट लगेगा, तो 12 घंटा 26 मिनट अगर जस्ट बैक वाले पोर्शन में लग रहा है टाइम, तो अगर इसकी फ्रंट की बात करेंगे तो फ्रंट पे कितना टाइम लगेगा, 24 घंटा 52 मिनट। समझ रहे, कोई साइंस नहीं है इसमें विशेष, समझ रहे। यहां पे देखिए मून है ना, ये भी चूंकि मून भी अपनी जगह पे रोटेट कर रहा है, अपनी जगह मतलब पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, और पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो दोनों जो है गतिशील अवस्था में है, और इस कारण जो है सेम जगह पर है ना, सेम पॉइंट पर फिर से प्रत्यक्ष ज्वार आने में कितना टाइम लगेगा, 24 घंटा 52 मिनट है ना, 24 घंटा 52 मिनट सेम जगह पे आने के लिए। तो यही बात यहां पे बोली जा रही है। देखिएगा, महासागरीय ज्वार एक प्रकार की लहर है, ठीक है, जो दिन में 2 बार समुद्र के पानी के लयबद्ध रूप में उठने और गिरने की विशेषता है, ठीक है। 2 बार कैसे, एक प्रत्यक्ष ज्वार आएगा एक ही जगह पर, और जब घूम करके आएगा तो अप्रत्यक्ष ज्वार भी वहीं पर लगेगा, ठीक है। और ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ज्वार एक जगह एक दिन में जो है लगभग 2 बार तो होता ही होता है, कहीं कहीं कम ज्यादा होता है, क्योंकि अलग अलग स्थलाकृतियां, अलग अलग तापमान, अलग अलग कारण है, समझ रहे। ज्वार भाटा समुद्र के पानी की एक प्रकार की ऊर्ध्वाधर गति है, मैंने वही बताया आपको, है ना। समुद्र के पानी की ऊर्ध्वाधर गतियां पानी का ऊपर उठना और डूबना है, समझ रहे। इसमें ये मैं बता चुका हूं आपको। अब ज्वार भाटा का कारण क्या है, ज्वार भाटा का कारण यहीं पे आपको पता भी है कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है और अब केंद्रीय बल लगेगा, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। यहाँ पे क्या है कि ज्वार भाटा उत्पन्न करने वाला बल चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण आकर्षण और अपकेंद्रीय बल के बीच का अंतर है, ठीक। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव की तुलना में चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव ज्वार आने का प्रमुख कारक है। अपकेंद्रीय बल वह बल है जो चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के प्रति संतुलन के रूप में कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण बल और अपकेंद्रीय बल पृथ्वी पर 2 प्रमुख ज्वारों के निर्माण के लिए जिम्मेदार हैं, ठीक। तो ये है ज्वार भाटा के आने का कारण। अब देखिएगा, उच्चतम ज्वार पृथ्वी के चंद्रमा की ओर एक ज्वारीय उभार चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण होता है, और पृथ्वी के उभार के विपरीत भाग अपकेंद्रीय बल के कारण होता है ना। मैं आपको सिर्फ ये रिपीटेड में है ना, मैं आपको कई बार बता चुका हूं अभी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो फ्रंट पे लग रहा होगा, मतलब जहां पे सूर्य और चंद्रमा एक सीध में होंगे वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। इसके जस्ट अपोजिट में जितना जो जल आगे बढ़ा है ना, उसको प्रति संतुलन के रूप में एक अपकेंद्रीय बल उसके जस्ट बैक में लगता है ना। फ्रंट पर सूर्य और चंद्रमा का सीध के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और इधर क्या होगा, प्रति संतुलन करेगा जल को उसके जस्ट अपोजिट में पृथ्वी के, तो उसको वो कौन सा बल होगा, तो अपकेंद्रीय बल है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, ठीक। अब अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के, मतलब अलग अलग ऊंचाई के टाइड्स आते हैं, है ना। जो ज्वार भाटा है वो अलग अलग अक्षांशों पे या अलग अलग क्षेत्रों पे या महासागरों की स्थिति है ना कैसी है, इस पे डिपेंड करता है। इससे महासागर जो टाइड्स हैं उनकी लंबाई में चेंजेस आते हैं, है ना, लंबाई में चेंजेस आते हैं। देखिए, जो उच्चतम ज्वार है ना, जो सबसे ज्वार की लंबाई जो लहरें हैं वो सबसे ज्यादा कनाडा के फंडी की खाड़ी पर अनुभव किया जाता है। यह लगभग 15 से 20 मीटर, 15 से 16 मीटर ऊंचा होता है ना।
जिसकी जो लहरें होती हैं वो एक सुनामी की तरह, सुनामी तो बहुत तेजी से आती है, लेकिन जो ज्वार भाटा है वो बहुत धीरे धीरे तट की ओर बढ़ता है ना, उसे देखा जा सकता है एक समय अंतराल पर, क्योंकि बहुत धीमी गति होती है उसकी। तो उसकी जो लहरें हैं ना वो 15 से 16 मीटर ऊंची आ जाती हैं। हालांकि लोग जो इससे प्रिपेयर होते हैं तो वो पीछे चले जाते हैं, कोई हानियां नहीं होती हैं, है ना। इसके कई लाभ जरूर हो सकते हैं, वो आगे देखेंगे हम लोग, इसका महत्व क्या है। यही अगर हम देखें कि भारत में अगर हम गुजरात के आसपास देखें, जो टाइड्स आता है उसकी ऊंचाई मात्र 2-3 मीटर होती है ना। तो डिफरेंसेस आते हैं कई सारे। ठीक है, एक पॉइंट था जो मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, लेकिन चलिए उसको आगे देख लेंगे हम लोग। अब देखिए ज्वार भाटा कितने प्रकार का होता है ना। ज्वार भाटा 3 प्रकार का मुख्यतः, अगर हम आने की तट ज्वार भाटा जो है वो जब आवृत्ति के बारे में देखेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है आने की, तो हम उसको देखेंगे तो 3 प्रकार का होता है ना। एक अर्ध दैनिक ज्वार होगा, क्लियर है, एक अर्ध दैनिक ज्वार होगा, एक दैनिक ज्वार होगा और एक मिश्रित ज्वार होगा। तो 3 प्रकार का ज्वार होता है। अर्ध दैनिक ज्वार सबसे आम तरह का है, मतलब ये बहुत रेगुलर है ना, सामान्यता है, यही ज्वार हर जगह आता है। ये प्रत्येक दिन में 2 उच्च ज्वार और 2 निम्न ज्वार आएंगे, 2 निम्न ज्वार और 2 उच्च ज्वार आएंगे एक जगह पे। निम्न ज्वार और उच्च ज्वार का मतलब आप जान रहे हैं ना, हाई टाइड एंड लो टाइड। ठीक है, हाई टाइड एंड लो टाइड के बारे में अभी हमने यहाँ डिस्कस किया। देख लीजिए क्या होगा यहाँ पर, जब आप क्लियरली थोड़ा कॉन्फिडेंस से देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि लो टाइड 2 बार आ रहा है, ठीक है, और हाई टाइड भी 2 बार आ रहा है। अगर, चलिए कोई नहीं, समझ गए होंगे आप उतना, ठीक है। तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए प्रत्येक दिन में एक ही जगह पर मान लीजिए गुजरात में, है ना, गुजरात के तट पर देखेंगे तो दिन में 2 बार ज्वार आएगा, लघु ज्वार, बृहद ज्वार मतलब उच्च ज्वार आएगा, और एक क्या होगा, निम्न ज्वार आएगा, लघु ज्वार आएगा 2 बार। ठीक है, तो 2-2 बार आएगा। ये क्रमिक उच्च या निम्न ज्वार लगभग समान ऊंचाई के होते हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं आते उनकी ऊंचाई में। ठीक है, दैनिक ज्वार जो है, दैनिक ज्वार प्रत्येक दिन एक उच्च ज्वार आएगा और एक निम्न ज्वार आएगा। इनकी भी जो ऊंचाई होती है ना वो लगभग समान होती है। ऐसा नहीं है कि पहला जो ज्वार आया वो 4 मीटर का रहा और दूसरा जो ज्वार आया वो 1 मीटर का हुआ, लगभग ऊंचाइयां इनकी समान होती हैं, है ना। मिश्रित ज्वार जो है उसकी ऊंचाई में भिन्नता आती है ना। और क्या होगा, मिश्रित ज्वार आमतौर पर उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर, मतलब जो अलास्का वाला रीजन होगा, है ना, एंडीज वाला पर्वत हो, एंडी रॉकी वाला क्षेत्र होगा, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट और प्रशांत महासागर के द्वीपों के साथ होते हैं। ठीक, देखिए आपको पीएचडी नहीं करनी है, आप इस पे मत जाइएगा कि ज्वार भाटा आता कैसे है और एकदम डिटेल में उसका डिस्कशन करने लगे, कोई मतलब नहीं, वहां से प्रश्न नहीं बनता है ना। अब ऐसा क्यों होता है, इसका क्यों होता है, ये एक बड़ा विषय है, समझ रहे हैं। तो उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होगी, है ना। हमारा इतने से भी काम हो जाएगा तो हम इतने से इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ने के लिए हमें बहुत कुछ है अभी। ठीक, तो अब देखिए एक बात और, ये हमने किसकी फ्रीक्वेंसी के आधार पर हमने देखा, तो 3 प्रकार का होता है ज्वार भाटा। सूर्य और चंद्रमा की सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति के आधार पर देखें तो ज्वार भाटा 2 प्रकार का होता है, एक तो बृहद ज्वार होगा, ठीक है, एक बृहद ज्वार होगा और एक लघु ज्वार, ये भी हम देख चुके हैं, है ना। सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होंगे तो वहां पर लघु ज्वार आएगा। थोड़ा सा आइए इसको समझ लेते हैं हम लोग। ये अर्थ है, ये मून हो गया और ये सन है, ठीक है। ये यहां पर अब जो ज्वार आएगा ना इसको बृहद ज्वार बोलेंगे। 2 जगह बृहद ज्वार आ रहा है, इसको बृहद बृहद ज्वार, है ना, या हाई टाइड,
तो हाई टाइड बोला जाएगा। ठीक, ये देखिएगा जल जो है। ठीक, अब इसके अलावा अगर हम लघु ज्वार देखेंगे तो लघु ज्वार या लो टाइड, लो टाइड जो है ना वो देखिए ये मून, ठीक है, ये सन हो जाएगा, ये अर्थ हुआ। अभी हमने क्या देखा था कि यहां पर एक बृहद ज्वार आ रहा है, ठीक है, ये बृहद ज्वार हो जाएगा। और यहां पर जो थोड़ा कम हाइट का है ना, कम हाइट का, यहां से थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम लोग पेन को, है ना, यहां पर देखिए तो ये लो टाइड आएगा। यहां पर क्या होगा, इस वाले क्षेत्र पर, स्थान पर जो टाइड है ना वो उसकी लहरों की जो लंबाई है वो सबसे कम होगी, है ना, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स या अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वहां पे नहीं लग रहा होगा। तो ये जो स्थिति है ना इसको लघु ज्वार बोलते हैं। ठीक है, इसको लघु ज्वार या लो टाइड या लघु ज्वार बोलेंगे। ठीक है, समझिएगा। एक बात और कि चूंकि सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी और चंद्रमा की तुलना में बहुत ज्यादा है, लेकिन जो ज्वार भाटा है ना वो मुख्यतः चंद्रमा की आकर्षण शक्ति या ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आता है। आप सोच रहे होंगे ये कैसे, आना तो चाहिए कि सूर्य का द्रव्यमान ज्यादा है, ग्रेविटेशनल फोर्स उसके पास ज्यादा होगा। ठीक है, द्रव्यमान चूंकि ज्यादा है, मास उसका ज्यादा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी उसके पास ज्यादा होना चाहिए। और इस वजह से उसके सामने जो स्थिति होगी, चूंकि मान लीजिए ये मून है जो कि अभी यहां पर था, ये अर्थ है ना, और ये मूव करेगा, मून एक बार यहां पर पहुंचेगा। ठीक, ये हाफ क्वार्टर, वो फर्स्ट क्वार्टर, ये हो गया हाफ। ठीक, ये ऐसे मूव करेगा, फिर से मून यहां पर पहुंचेगा, और फिर से ये, है ना, समझिए इस बात को कि मून तो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, समझ रहे हैं। तो क्या है ना कि जो मून के सामने वाला क्षेत्र होगा ना वहां पर हाई टाइड आएगा। ठीक, वहां पर क्या होगा, हाई टाइड आएगा। जब ये चंद्रमा इस जगह पर पहुंचेगा, मान लीजिए यहां पर आया, तो यहां पर क्या होगा, फिर से इधर वाले क्षेत्र पे हाई टाइड आएगा, इधर वाले क्षेत्र पे हाई टाइड आएगा। समझ रहे हैं इसको, चूंकि यहां पर भी होगा वहां पर हाई टाइड आएगा, लेकिन चूंकि यहां पर क्वार्टर्स में डिवाइड होता है, डिवाइड किया जाता है चंद्रमा के मूवमेंट को, तो यहां पर देखिए कि जो चंद्रमा है ना वो पृथ्वी के सबसे नजदीक है, जो कि सूर्य है वो सबसे दूर है। तो सूर्य का जो है ना उतना ग्रेविटेशनल फोर्स लग नहीं पाता है जितना कि चंद्रमा का लगता है ना, बल्कि सूर्य के पास ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, लेकिन वो दूर होने के कारण पृथ्वी के जल पर उतना ग्रेविटेशनल फोर्स लगता नहीं है। चंद्रमा की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज्यादा होती है कंपैरिजन टू सूर्य के, है ना, क्योंकि वो ज्यादा पृथ्वी के नजदीक है। तो इसके कारण जहां पर भी ये मून मूवमेंट करेगा ना वहां पर हाई टाइड आएगा, जो फ्रंट फेस होगा मून का वहां पर हाई टाइड आएगा। समझ रहे, ये क्लियर कि चंद्रमा जैसे जैसे मूव करेगा वैसे वैसे उस सामने वाले क्षेत्र पृथ्वी के सतह पर जो जल होगा वो हाई टाइड बनाएगा। ठीक, बल्कि मान लीजिए यहां पर सन है ना, तो ये मून हो गया। अब ये जब राइट एंगल बनेगा ना, राइट एंगल छोड़ दीजिए, ये इस तरफ हो गया और ये इस तरफ, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स की मून का ज्यादा लगेगा तो जो जल है ना वो ऊपर की ओर ज्यादा उठ जाएगा। अब यहाँ पर सूर्य के पास उतना, सूर्य का उतना ग्रेविटेशनल फोर्स लग नहीं पाता है, तो यहाँ पर लहरों की ऊंचाई उतनी ज्यादा हो नहीं पाती। समझ रहे, उतना हो नहीं पाएगा। लेकिन जहां भी चंद्रमा जाएगा उसके साथ साथ में जो है, हाँ इसको ठीक है, ये चीज हो जाएगा। अब आइए देख लेते हैं आगे क्या था।
ठीक है। तो ज्वार भाटा उनकी स्थिति के आधार पर अगर हम देखें तो दो प्रकार का होता है, बृहद ज्वार होता है और, है ना, बृहद ज्वार। अच्छा, न्यू मून और फुल मून क्या होता है? तो जब सूर्य और सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध पर होते हैं ना, तो यहाँ पर इसको न्यू मून बोलते हैं। ठीक है, न्यू मून यहां से स्टार्ट होता है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ मून। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? स्प्रिंग टाइड, है ना। देखिएगा, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन, पूर्णिमा मतलब फुल मून और अमावस्या मतलब न्यू मून हो जाएगा। अमावस्या के दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही रेखा पर होते हैं, तो यह स्थिति चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल संयुक्त हो जाता है, इसलिए ज्वार की ऊंचाई सर्वाधिक हो जाती है। इस प्रकार के ज्वार को बृहद ज्वार कहते हैं। यह महीने में 2 बार होता है ना, यह महीने में 2 बार होता है, और एक पूर्णिमा के दौरान और दूसरा अमावस्या की अवधि में। कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। यहाँ पर देखिए कि जब मून यहाँ पर आएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ये पृथ्वी और सन तीनों सीध में होंगे, तो यहाँ पर भी स्प्रिंग टाइड आएगा, सॉरी हाँ स्प्रिंग टाइड आएगा, है ना, बृहद ज्वार आएगा। और इसके जब यहाँ पर मून होगा, फर्स्ट मून होगा या न्यू मून होगा, तो वहां पर भी बृहद ज्वार आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, जब मून यहाँ पर आएगा ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ज्यादा नहीं लग पाएगा। तो जब यहाँ पर उतना ज्यादा नहीं लग पाएगा तो इसको क्या बोलते हैं? ये देखिए, दोनों को साथ में देखते हैं हम लोग। देखिए, जब ये राइट एंगल पर होंगे ना, तो नेप टाइड का मतलब लघु ज्वार आ जाएगा, है ना। और जब ये एक 180 डिग्री पर होंगे तीनों, तब इसको बृहद ज्वार बनेगा, क्योंकि सम्मिलित ज्वारीय वो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना। बृहद की ज्वार की बात कर रहे थे हम लोग। When there is a new moon or a full moon, the sun and moon and earth are aligned. ठीक है, this means that the gravitational force of the sun and the moon combine, resulting a large high tide. These are called spring tides. ठीक, ये 2 बार होता है, अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन हाई टाइड्स आएंगे, है ना। हाई टाइड्स या स्प्रिंग टाइड्स आएगा, हाई टाइड्स नहीं स्प्रिंग टाइड बोल देंगे। अच्छा, एक मिनट, सॉरी, मैंने पीछे बोल दिया हाई टाइड, है ना, बृहद ज्वार को, वो थोड़ा सा करेक्शन करिएगा, उसको स्प्रिंग टाइड बोलेंगे, है ना। अब ये देख लेते हैं मून, फेजेस ऑफ द मून, है ना। सन स्टेगनेंट है, अपनी जगह पर रुका है। पृथ्वी और सन उसके चारों तरफ, पृथ्वी सूर्य के ओर, सूर्य के चारों ओर, और मून जो है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो ये देखिए, अर्थ बीच में है ना, मून उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। जब मून है ना, यहां पर देखिए, जब मून ये अर्थ और ये सन, है ना, मून अर्थ, और जब अमावस्या की स्थिति अगर हम देखें, अमावस्या की स्थिति देखेंगे, तो ये अर्थ है, ठीक है, ये मून है और ये सन है। ये जब तीनों एक ही स्थिति में होंगे, ठीक है, तो पूर्णिमा और अमावस्या की स्थिति हो सकती है। लेकिन चूंकि मून जो है ना, वो ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे चारों तरफ घूम रहा है, ऐसे जब चारों ओर घूमेगा, है ना, तो मून की स्थिति चेंज होती रहेगी। जब मून बीच में होगा अर्थ और सन के, तो इसे अमावस्या बोलेंगे, ठीक है, इसको अमावस्या बोलेंगे। और जब जब मून जो है, यहां पर देखिए, जब मून इस तरफ आ जाएगा, अर्थ बीच में हो जाएगी सन के, ठीक है, अर्थ जो है मून और सन के बीच में हो जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे? पूर्णिमा, ठीक है, इसको पूर्णिमा बोलते हैं और इसको अमावस्या बोलते हैं। 2 कंडीशंस हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वार्टर फुल मून, थर्ड क्वार्टर न्यू मून। क्लियर? अब देखिए, यहां पर न्यू मून को समझाया गया है। न्यू मून क्या है कि जब मून सन और अर्थ के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तब उसको क्या बोलते हैं? न्यू मून। वहां से फर्स्ट क्वार्टर शुरू होगा, है ना, चलना शुरू होगा मून का फिर से, ठीक, ऐसे रोटेशन।
इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, तो न्यू मून हो जाएगा ये फर्स्ट क्वार्टर, ये फुल मून हो जाएगा उसके पीछे जब आएगा, और यहाँ पर क्या होगा, थर्ड क्वार्टर हो जाएगा, और ये फिर से न्यू मून बन जाएगा। ठीक है, ये देखिए नीप टाइड एंड स्प्रिंग टाइड, ये समझ ही चुके हैं हम लोग, है ना। द टाइड विद द स्मॉलेस्ट डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो टाइड। ठीक है, निम्न, जब चंद्रमा और सूर्य समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण बनाते हैं तो निम्न ज्वार नीप टाइड आता है। जो ऊंचाई में कम होते हैं, है ना, ऊंचाई कम होगी, क्योंकि मैंने बताया ना तीनों सीध में जब होंगे तभी सबसे बड़ा ज्वार आएगा, बृहद ज्वार आएगा, उसे, है ना, उसे क्या बोलते हैं, स्प्रिंग टाइड, बृहद ज्वार। इस स्थिति में चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से प्रति संतुलित हो जाता है। बृहद ज्वार और निम्न ज्वार के बीच 7 दिन का अंतराल होता है ना। बृहद ज्वार और निम्न ज्वार के बीच में 7 दिन का अंतराल होता है। ज्वार भाटा का महत्व अगर हम देखें तो इसमें क्या होगा कि देखिए, मान लीजिए कोई नदी है ना, नदी कहेंगे, मान लीजिए कोई जहाज है, उसको पोर्ट तक पहुंचना है। ठीक है, पोर्ट तक पहुंचना है। जब ज्वार आएगा, जब जलस्तर नदी में उसमें समुद्र में बढ़ेगा, तो वो जलस्तर जब बढ़ेगा तो नाव तट की ओर आ जाएगी, है ना। और जब ज्वार भाटा मतलब जल नीचे जाने लगेगा तो नाव जो है वो फिर से वापस चली जा सकती है। मतलब क्या होता है, नौ संचालन के लिए वो अच्छा चीज होता है ना। देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है, उच्च ज्वार नेविगेशन में मदद करते हैं। जब हाई टाइड आएगा तो क्या होगा, जहाजें लहरों के साथ तटों तक आएंगे, और फिर जब लहर जाने लगेगी तो जिस जहाज को जाना होगा वो समुद्र में फिर से वापस चली जाएगी। ठीक है, जहाजों को तटों तक पहुंचने में मदद करते हैं। देखिए, उच्च ज्वार मछली पकड़ने में मदद करते हैं और मछुआरों को तट रेखा के पास मछली पकड़ने में सक्षम बनाते हैं। जहां पे जैसे ही जलस्तर बढ़ेगा, है ना, तटीय क्षेत्रों में मछलियां भी तो उसी के साथ आएंगी, और जब मछलियां आएंगी तो मछुआरों के लिए वो एक अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, है ना। ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न करने में मदद करते हैं। शिक्षा उदाहरण के लिए देखिए तो पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में दुर्गादु आनी में 3 मेगावाट ज्वारीय विद्युत परियोजना स्थापित करने की योजना है ना। आगे आने वाले टाइम पर देखेंगे कि जब टाइड्स आते हैं ना तो उनसे हम वो ज्वारीय ऊर्जा होती है एक तरह की, ठीक है, नेचुरल है, रिन्यूएबल है, और हमें पता है कि रिन्यूएबल एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ज्वारीय ऊर्जा से जो है, ज्वारीय ऊर्जा से भी हम जो है ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। ज्वार तलछट की सफाई में मदद करता है। ठीक है, ज्वार तलछट की सफाई में मदद करता है। नदी के मुहानों पर जो प्रदूषक होते हैं उनको भी समुद्र में बहा ले जाता है, तो इससे क्या होता है, तटीय क्षेत्रों की सफाई हो जाती है ना। इतना है, ज्वार भाटा में हमें लगभग इतना ही देखना था। ठीक है, हाँ एक बात और है, 2-3 निगेटिव पॉइंट्स अगर हम देखें ना तो लिख लेते हैं इसको। ज्वार भाटा का प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ टाइड्स, है ना। अगर हम इसमें देखें तो कुछ तो हम देख चुके हैं। देखिए, नदी जो डेल्टा का निर्माण करते हैं ना, डेल्टा के निर्माण में
बाधा उत्पन्न होती है। उत्पन्न होगी, है ना, कैसे? बाधा उत्पन्न होगी, कैसे होगी? डेल्टा का निर्माण कैसे होता है? एक नदी जो है ना, वो मान लीजिए ये हिल एरिया रहा, ठीक है, हिल एरिया रहा, यहां से कोई नदी निकली और वो बहना प्रारंभ हुई, तो बहते बहते वो मैदानी इलाकों में जब आएगी, तो जब यहाँ पे तीव्र ढलान के कारण जो है नदी बहुत तीव्र अवस्था में होगी, है ना, इसको क्या बोलते हैं? युवा अवस्था, है ना, युवा अवस्था, नदियों की युवा अवस्था बोलेंगे। जब ये मैदानी क्षेत्रों में आएगी और क्या होगा कि इनकी रफ्तार काफी धीमी हो जाएगी, है ना, मैदानी क्षेत्रों में ढाल नहीं होता है, जिसके कारण जो नदियां हैं वो धीरे धीरे करके अपने प्रौढ़ा अवस्था में आ जाती हैं, है ना, ओल्ड एज में आती हैं, प्रौढ़ा अवस्था, अवस्था में आएगी। तो यहां पर क्या होगा कि जब ये नदियों में ये अपने साथ कंकड़ पत्थर, है ना, कंकड़ पत्थर खूब सारा लेकर आएंगे, अवसाद लेकर आएंगे। हमने डिस्कस किया है पहले इन सब चीजों को कि नदियां जब तीव्र गति से चलती हैं, ढलान के सहारे उतरती हैं नीचे की तरफ, तो अपने साथ बहुत सारे अवसादों को, निक्षेपों को लेकर अवसादों को लेकर चलती हैं, निक्षेपों को लेकर चलेंगी। जब इनमें नदियों की धारा में इतनी शक्ति नहीं रहेगी कि रह पाएगी कि उन मिट्टी को, उस गाद को या उस कंकड़ पत्थर को आगे कैरी कर सकें, तो वो उसको छोड़ते हुए चलेंगे, है ना, उसको छोड़ते हुए चलेंगे। और फिर क्या होगी, ये खासतौर पे प्रौढ़ा अवस्था में होता है, जब उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं होती है, उनमें उतनी तीव्र धार नहीं होती है कि वो उस कंकड़ पत्थर को आगे ले जा सकें, तो क्या होगा, उनका जमाव करेंगे, है ना, मैदानी क्षेत्रों में इनका जमाव करेंगे। ये मान लीजिए इस रास्ते पर जमाव करने लगे, जमाव होने लगा, यहां पर मान लीजिए जमाव होने लगा, जमाव किया इन्होंने, जमाव किया, तो होगा क्या कि एक टाइम आएगा कि जो गाद है ना, वो नदी के जलस्तर से उच्च हो जाएगा, उच्च हो सकता है ना। एक बार कई सारे रीजन है, हम लोग नदी का जो रिवर सिस्टम है ना, रिवर सिस्टम है, उसको हम लोग उसमें हम लोग देखेंगे इसको। तो क्या होगा कि ये मार्ग बाधित हो जाएगा, यहाँ पर अवसाद जम जाएंगे, और फिर क्या होगा, नदी अपनी राह यहाँ से धीरे धीरे बदल लेगी, है ना। ऐसे करके वो आगे कई सालों में जो है धीरे धीरे कई धाराएं इसकी बन जाएंगी, है ना, कई धाराएं बन जाएंगी। तो क्या होगा, एक पंखुड़ी नुमा आकृति बन जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, डेल्टा बोला जाता है ना, इसी को डेल्टा बोलते हैं। अगर हम एक नई इमेज में देखें तो ये मान लीजिए कोई नदी है जो बह रही है ना, यहाँ पे युवा अवस्था में होगी, ये युवा अवस्था में होगी, है ना, और जब ये प्रौढ़ा अवस्था में आ जाए, के अंदर इतनी क्षमता नहीं होगी कि उन अवसादों को और आगे ले जा सके, है ना, खासतौर पे मैदानी इलाकों में लगभग। तो क्या होगा कि ये इन्हीं रास्तों पर अवसाद जम जाएंगे, और जमने के बाद जो है ये इनकी धाराओं में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है, इसी को बोलते हैं डेल्टा, ठीक है, इसी को बोलते हैं डेल्टा। तो भारत की जितनी भी पूर्वी नदियां हैं, पूर्वी नदियां जितनी भी है ना, वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, और ये जो ज्वार भाटा है वो इन गादों को अपने साथ बहा ले जाता है, और इससे क्या होता है कि नदी के मुहाने पर ना तो गाद जमा हो पाता है और ना ही ये नदियां कई भागों में डिवाइड हो पाती हैं। तो इससे क्या होगा कि ज्वार भाटा जो है ना, उन अवसादों को अपने साथ बहा ले जाता है, जिसके कारण डेल्टा का निर्माण नहीं होता है। ये बात हो गई। एक बात और, ये इसके फायदा है कि नुकसान, ये तो हम लोग इन्वायरमेंट में देखेंगे। अभी यहाँ पे क्या है कि एक और चीज है कि जिन क्षेत्रों में जल जम जाता है, उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में जहां पे ज्वार भाटा आता है ना, वहां पर क्या है कि फ्रीजिंग, मान लीजिए सूर्य की किरण नहीं पहुंच रही है, तो वहां पर टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा, 0 डिग्री से भी कम हो जाता है रात में देखेंगे तो क्या होगा कि जल जम जाएगा। लेकिन जहां पे ज्वार भाटा आएगा, उन ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में
ये जो जल है वो जम नहीं पाता, फ्रीजिंग कंडीशन में नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि ज्वार भाटा आता रहेगा और वो जल जो है वो ना बार बार मिलता रहेगा, उसका मिश्रण होता रहेगा, है ना, मिक्स्ड होगा, तो जिसके कारण जो वो बर्फ नहीं जम पाएगी, है ना। तो हमने क्या बात किया, हाँ यहाँ पे तो जगह नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो प्रभाव में हम क्या देख रहे थे, एक तो हमने डेल्टा के निर्माण में बाधा देखी, ठीक है, डेल्टा के निर्माण में। दूसरा हमने क्या देखा कि बर्फ जमने की क्रिया में बाधा, ठीक है, बर्फ जमने की क्रिया में बाधा आएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर देखें तो एक और महत्व है इसका कि तटीय क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों के प्रदूषकों को बहा ले जाती है, ठीक है ना। ये जो लहर आएगी वो लहर तटीय क्षेत्र में जो भी प्रदूषण होंगे, प्रदूषक होंगे, है ना, उनको अपने साथ बहा ले जाएगा। इससे क्या होगा, तटीय क्षेत्र साफ रहेगा, स्वच्छ होगा, ठीक है, स्वच्छ होगा। ये इसके कुछ कारण है ना। अच्छा, नदियों की अगर हम बात करें तो जैसे नौ संचालन के लिए तो हुगली नदी है ना, हुगली रिवर क्या है, ये कोलकाता में पड़ता है। तो कोलकाता में हुगली रिवर जो है वो एक ज्वारीय नदी है। ज्वारीय नदी का मतलब हुआ कि वहां पे उस नदी के माध्यम से जो समुद्र का जल है ना वो नदियों में प्रवेश कर जाता है और उसी के सहारे महासागर से आने वाले जो जहाज हैं वो हुगली मतलब कोलकाता पोर्ट के आसपास जो है उनको अगर रुकना होता है तो वो अंदर की तरफ आ जाते हैं उससे। और अगर किसी नाव को, जहाज को जाना होता है महासागरों में तो उसी हुगली नदी में जब ज्वार आता है तो आ जाते हैं और जब जाना होता है तो भाटा के सहारे वापस हो जाते हैं, ठीक है, हुगली रिवर में आता है, ठीक है। लंदन में एक टेमस नदी है, वहां पर भी, ठीक। एक बात और मैं बताना भूल गया था, यही पॉइंट हो रहा था मिस मुझसे, है ना। देख लेते हैं क्या है वो की युति व्युति, युति और व्युति क्या है ना। अगर हम पूर्णिमा की बात करें, पूर्णिमा का मतलब मान लीजिए ये अर्थ है और ये मून है, ये मून है, ये मूव करके ऐसे यहां पर आएगा, ठीक है, फिर यहां पर आएगा, इसको फुल मून बोलते हैं, इसको न्यू मून बोलेंगे। यहां पे सन है, ठीक, ये ऐसे मूव करेगा, यहां पर मून, तो ये फर्स्ट क्वार्टर हो जाएगा, ये थर्ड क्वार्टर हो जाएगा और यहां पर फिर से, ठीक है। ये यहां पर जब मून आएगा ना, मतलब जब अर्थ जो मून है ना वो सन और अर्थ के सबसे किनारे, मतलब कि मून और अर्थ सन के बीच में अर्थ आ जाएगा, ठीक है। ये अर्थ है, ये सन है और ये मून है, इसको पूर्णिमा की स्थिति बोलेंगे और इसी को युति बोलते हैं, है ना, इसी को युति बोलते हैं, ठीक है, इसको युति बोलेंगे। सॉरी, ऐसा नहीं है, उल्टा हो गया थोड़ा सा, है ना। आप इसको क्या बोलते हैं, मैंने अभी तक तो नहीं, ये सही है, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है, इसको व्युति बोलेंगे, अपोजिशन बोलेंगे, है ना, अपोजिशन बोलेंगे। यही चीज जब मून यहां पर होता है तो यहां पर क्या होता है,
जब इसके बीच में होगा तो इसके यहाँ पर अमावस्या बनेगा, है ना, अमावस्या बनेगी। अमावस्या बनेगा, और अमावस्या मतलब युति, है ना, युति, युति, कंजक्शन, ठीक है। इसको भी समझ लीजिए, मान लीजिए यूपीएससी में आया तो कभी छूटे ना, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी जानने चाहिए, ठीक है। इसी को बोलते हैं, ठीक। तो ये रहा हमारा ज्वार भाटा, हमने देख लिया। हमने क्या क्या चीजें इसमें देखी हैं, हमने देखा है बृहद ज्वार। फिलहाल यहां से रिवाइज करते हैं। ठीक है, टाइड्स, ज्वार भाटा देखेंगे तो लो टाइड एंड हाई टाइड आएगा। लो टाइड क्या होता है, टाइड जो है वो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण समुद्र का जल दिन में 2 बार ऊपर उठता है और 2 बार नीचे गिरता है नियमित रूप से, है ना। और समुद्र के जल के इस ऊपर उठने और गिरने की प्रक्रिया को ज्वार भाटा कहते हैं, है ना। ठीक है, ज्वार भाटा कहेंगे। महासागरीय ज्वार एक प्रकार की लहर है जो दिन में 2 बार, और दिन में, यहाँ दिन का मतलब 24 घंटे से है ना, 24 घंटे से है, दिन में 2 बार, और समुद्र के पानी के लयबद्ध रूप से ऊपर उठने की और गिरने की विशेषता है। ज्वार भाटा समुद्र के पानी की एक प्रकार की ऊर्ध्वाधर गति है, और जो महासागरीय जलधाराएं होती हैं वो क्षैतिज रूप से, मतलब हॉरिजॉन्टली मूव करती हैं। समुद्र के पानी की अन्य ऊर्ध्वाधर गतियां पानी का ऊपर उठना और डूबना है, सिंकिंग एंड क्या है, अपवेलिंग, सिंकिंग है। ज्वार भाटा का कारण क्या है, मैंने बताया कि सूर्य और चंद्रमा की जो संयुक्त शक्ति है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके कारण फ्रंट मतलब प्रत्यक्ष ज्वार आता है, और जो जस्ट अपोजिट में होता है उसके वहां पर अब केंद्रीय बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, जिसके कारण ज्वार भाटा आता है ना। पृथ्वी यहाँ पर वही है कि अब केंद्रीय बल के कारण जो है वो दूसरे छोर पर आता है ज्वार। उच्चतम, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ज्वार की लंबाई हो सकती है, ऊंचाई ज्यादा हो सकती है ना। तो जो कनाडा का फंडी की खाड़ी है ना, वहां पर 15 से 16 मीटर तक का ज्वार आता है ना, लहरें ऊंची होती हैं। और जबकि जो मान लीजिए कि गुजरात का क्षेत्र है, वहां पर क्या है कि 2 से 3 मीटर ही ऊंची लहरें आती हैं। तो अलग अलग है ना। यहाँ पर वही दैनिक, अर्धदैनिक, दैनिक और मिक्स्ड मतलब मिश्रित ज्वार। तो यहाँ पर वो क्षेत्र है जहां पर सेमी ड्यूरनल और ड्यूरनल और मिक्स्ड टाइड आता है, मतलब अर्धदैनिक, दैनिक और मिश्रित ज्वार आता है। तो वो ये क्षेत्र है यहाँ पर इंडिकेट किया गया है। भारत में देख लेंगे तो मिक्स्ड टाइड है ना। यहाँ पर देखिए इस तटीय क्षेत्र में देखेंगे, पूर्वी पश्चिमी तट पर देखिए तो क्या होगा, मिक्स टाइड आएगा, हमें भारत से मतलब है ना। और देखें तो सेमी मतलब दिन में 2 बार ज्वार आना जो है वो दोनों एक तरफ हो रहा है, मतलब पूर्वी तट पर देखेंगे भारत के, है ना। भारत के पूर्वी तट पर जब देखेंगे तो इन वाले क्षेत्र, यहां पर पूर्वी तट पर देखेंगे तो दिन में 2 बार ज्वार, है ना, 2 बार ज्वार आएगा, ठीक है, 2 बार ज्वार आएगा। जबकि अगर हम पश्चिमी क्षेत्र में देखेंगे तो यहां पर क्या होगा, मिश्रित, मतलब कि क्या होगा, लहरों की लंबाई जो है ना, लहरों की लंबाई वो अलग अलग होगी, है ना, अलग अलग हो जाएगी। तो हमें भारत से ही मतलब था विशेष, अगर पूछा जाएगा तो भारत से ही पूछा जाएगा। प्रकार के आधार पर देंगे तो, है ना, ज्वार भाटा आवृत्ति क्या फ्रीक्वेंसी के आधार पर 3 प्रकार का होता है, वो मैं बताइएगा। चंद्रमा और उनकी स्थिति के कारण जो है बृहद ज्वार और नीप ज्वार मतलब निम्न ज्वार आता है। वही बृहद ज्वार क्या होगा, फुल मून और न्यू मून की कंडीशन में आएगा बृहद ज्वार, ठीक, जब तीनों सीध में होंगे तब, और जब राइट एंगल बनाएंगे तब क्या होगा, राइट एंगल बनाएंगे तो नीप ज्वार आएगा, नीप टाइड आएगा, ठीक है।
ये आपका अगर देखिए ज्वार भाटा का महत्व तो वही है, नौ संचालन में ये सहायता करता है। बर्फ मतलब कि उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में फ्रीजिंग की कंडीशन को नहीं नहीं होने देता है। अगर फिर इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो तटीय क्षेत्र है वहां पर लहरें आएंगी तो उसके साथ में जो प्रदूषक हैं तटों के वो समुद्रों में चले जाएंगे। ठीक है, स्वच्छता रहेगी तटीय क्षेत्रों में। ये ज्वारीय ऊर्जा के रूप में भी काम कर सकते हैं। मत्स्य पालन जो है यहाँ पे काफी अच्छा, मत्स्य पालन का मतलब मत्स्य उद्योग यहाँ पे काफी फला फूला कंडीशन में रहेगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा टाइड्स का चैप्टर। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं ज्वार भाटा एक्चुअली आता कैसे है ना, एक वीडियो देखते हैं। देखिएगा, देखिए कैसे चेंज होगा, टाइम लेस में चल रहा है। कभी कभी नेट बड़ा इशू हो जाता है। चलिए देख लेते हैं एक, देखिएगा नीचे जा रहा है जल। ठीक है, भाटा होगा ये, है ना। देखिए कितना ऊपर गया था। अब ये जो मछलियां है ना वो काफी जो है तटीय क्षेत्रों में रह जाएंगी, मछुआरों को काफी इससे फायदा हो जाता है। ये देखिए जल नीचे जा रहा है, कितना ऊपर आया था। ठीक है, चलिए इससे तो उतना समझ में नहीं आया है। देखिए अभी यहाँ पे जल नहीं था, अब देखिए कितना ऊंचा उठ रहा है ना, जल स्तर बढ़ रहा है। सॉरी, ये नीचे जा रहा था, इतना आगे आया हुआ था कि देखिए पीछे जा रहा है ना। देखिए कितना बढ़कर आया था और ये अभी कितना पीछे जा चुका है। यही है ज्वार भाटा। देखिए 15-15 मीटर लहरें ऊपर आ जाती हैं। देखिए ऐसा लग रहा है कि जैसे आया ही नहीं कभी यहाँ पर ज्वार।
ठीक है, तो ये है ज्वार भाटा आपका, है ना। चलिए फिर चलिए एक और हो सकता है जो आपको और अच्छे से विजुलाइज करा दे, है ना। देखिएगा, अभी यहाँ पे लोग आ रहे हैं, है ना। अभी देखिए टाइम लैप्स में चल रहा है, अभी देखिए यहाँ पर जल स्तर बढ़ गया, ये देखिए पूरा का पूरा डूब गया, इतनी ऊंची ऊंची लहरें आती हैं। अब यहाँ पे देखिए नाव जाने लगी, अभी तक क्या था, अभी तक नहीं, अभी देखिए फिर से पीछे चला गया। ठीक, देखिएगा यहाँ पर eclipse oceans. Tides are the regular rise and fall of the sea levels around the globe. देखिए, Coastal areas experiences too high and too low tides every day. There are many factors involved in creating tides, like the gravitational pull of the Earth, the Sun, and the Moon. The most significant factor is the gravitational pull of the Moon. Even though the Sun is much more massive and has stronger overall gravity than the Moon is closer to the Earth, so the tide generating force is stronger than the Sun. Imagine that the Earth is here and the Moon is directly above it. Now, they exert a gravitational pull on one another. And we know that due to the gravitational pull of the Earth, most things on Earth are grounded. Like if we drop a ball, it will fall due to the Earth's gravitational pull. But the ocean water being fluid, which can be able to flow easily, it can be pulled towards the moon, and this is what creates the tide. So, the side of the Earth closest to the moon experiences the strong gravitational pull of the moon, which causes the sea to rise, creating high tides. High tide will form on the other side too. This happens because Sun in the tide. Sun is the most significant celestial body away from the moon, and the centrifugal force counterbalances Earth's gravitational pull towards its center. ठीक है, So, प्रति संतुलन होगा, पीछे भी आएगा, पीछे भी हाई टाइड की कंडीशन आएगी। यहाँ पर देखिए due to the gravitational pull of the moon, and the other is due to the centrifugal gravitational pull towards its center. So, there are two tidal rises created on the opposite sides of the Earth. One is due to the gravitational pull of the moon, and the other is due to the centrifugal force of the Earth. Since ocean water is pulled higher in the areas of the two high tides, there is less water in between two high tides. These areas are the low tide areas. The high tides and low tides occur only when there is moon and the Earth. So, what is the role of sun in the tide? Sun is the most significant celestial body in the solar system. Its gravity holds the solar system together, keeping everything from the biggest planet to the smallest particle of debris in its orbit. That means the sun exerts more gravitational pull, and it has an influence on the tide system. However, the sun's gravitational pull can do two things. Either it will increase the moon's gravitational pull on the Earth or diminish the gravitational pull on Earth. During the full moon and new moon phases, the sun, Earth, and moon arrange themselves more or less along a line in space. Then the pull on the tides increases because the gravity of the sun reinforces the moon's gravity. Thus, in a new moon or a full moon, the tide range is at maximum. This is springtime, and during waxing and waning moons, the sun and the moon are at right angles as seen from Earth. Then, sun's gravity is working against the gravity of the moon as the moon pulls on the sea. This results in the unusual small tides called moon tides.
ठीक है, तो ये रहा आज की क्लास का, है ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, अभी आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकते हैं, है ना। चलिए फिर।